हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। मेरा नाम है भवानी सिंह केलावत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल जिसका नाम है फिजिक्स बाय बीएस केलावत। स्टूडेंट, इससे पहले हम आरबीएसई और सीबीएसई के सिलेबस पैटर्न के बारे में देख चुके हैं और चैप्टर और यूनिट कितने मार्क्स की हैं वो देख चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। आज की जो क्लास है वो हिंदी मीडियम के लिए रहेगी, जिसमें हम चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें और शेयर करना चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट की एक इशू है उनके साथ कि 11th क्लास के कुछ टॉपिक उनके बाकी रह गए हैं, वो नहीं पढ़ पाए हैं। तो 11th क्लास में कुछ जो टॉपिक बाकी रह गए हैं उनको आपको यहीं पर ड्रॉप करना होगा और आपको 12th फिजिक्स के लिए आगे चलना होगा। 12th क्लास की जो फिजिक्स है और 11th क्लास की जो फिजिक्स है उनमें डिपेंडेंसी बहुत कम है, और मगर 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ने से पहले आपको 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको अच्छे से आने चाहिए, जैसे कि समाकलन के कुछ सूत्र आपको आने चाहिए, अवकलन के सूत्र आपको आने चाहिए और वेक्टर या सदिशों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये जो वेक्टर या सदिश जो हैं ये हमारे बहुत काम आने वाले हैं और ये न्यूमेरिकल में इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। अगर आपको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं है तो एक बार आप कोशिश करो कि 11th क्लास के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में जाके उसको रिवाइज करने की कोशिश करो। बाकी यहाँ पर जब वेक्टर या सदिशों के बारे में जो भी कंटेंट आएंगे आपको उसी वक्त हम बता देंगे, और न्यूमेरिकल में भी उसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। अगर आपको वेक्टर नहीं आता तो 12th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा वेक्टर या सदिशों के बारे में जरूर आपको पढ़ लेना चाहिए। अब इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा नोट्स जरूर बनाएं साथ साथ में, और आपके खुद के लिखे गए नोट्स ही आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं, क्योंकि बाकी आपको कहीं से भी नोट्स अवेलेबल करवा दिए जा सकते हैं मगर वो नोट्स आपके काम में नहीं आएंगे। जहां तक न्यूमेरिकल की बात है तो आप किसी भी बुक से जाके वो न्यूमेरिकल पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो, मगर डेरिवेशन की जो बात है या थ्योरी की जो बात है आपकी खुद के द्वारा लिखी गई जो थ्योरी और डेरिवेशन जो होंगे वो एग्जाम टाइम में आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो इन चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है, और इसके साथ आज से ही हम 12th क्लास का सिलेबस या यूनिट नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी, या इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका जो पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र, उसको पढ़ने से पहले हम जो यूनिट का जो नाम है स्थिर वैद्युतिकी इसके बारे में समझना चाहते हैं। और ये जो यूनिट है ये 7 मार्क्स की टोटल होगी और इसमें 4 चैप्टर होंगे, और इसका जो पहला चैप्टर है वो है विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले हम इस शब्द स्थिर वैद्युतिकी का मतलब समझना चाहते हैं। तो स्थिर का मतलब आप सबको पता है कि जो समय के साथ जिसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता या जिसका वेग शून्य होता है उसको हम स्थिर कहते हैं। अब जो शब्द है वैद्युतिकी उसकी परिभाषा हम देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले कि वैद्युतिकी शब्द का क्या मतलब होता है, तो वैद्युतिकी की परिभाषा कुछ इस तरह से है कि यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम आवेशों का अध्ययन करते हैं एवं आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, इसे हम वैद्युतिकी कहते हैं। अब वैद्युतिकी की वापस 2 शाखाएं हैं, एक है आपके पास स्थिर वैद्युतिकी और एक गतिक वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में क्या, स्थिर वैद्युतिकी का मतलब है कि स्थिर आवेशों का अध्ययन करना एवं आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन करता। उसके बाद जो गतिक वैद्युतिकी जो है उसमें हम गतिशील आवेशों का अध्ययन करेंगे और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इस डेफिनेशन के अंदर जो शब्द आया है आवेश, इस आवेश का मतलब हमें अभी तक नहीं पता, तो हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो आवेश से ही स्टार्ट करेंगे, तो वहां आपको इस आवेश शब्द का मतलब पता चल जाएगा। सबसे पहले कि वैद्युतिकी क्या होती है, तो इस आवेशों का अध्ययन है। ये आवेश क्या है, यहां से ही हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आवेश से ही स्टार्ट करेंगे, मगर जो भी आवेश होगा उनका अध्ययन करना वैद्युतिकी कहलाता है। और स्थिर आवेशों का अध्ययन और उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन आपके पास स्थिर वैद्युतिकी है, और जब वो उन आवेशों को गति दे दी जाए या गतिशील आवेशों का जो अध्ययन हो जाएगा वो हो जाएगा गतिक वैद्युतिकी। हमारी जो यूनिट है वो हमारी जो यूनिट है वो है स्थिर वैद्युतिकी। तो हम स्थिर वैद्युतिकी का मतलब समझना चाहते हैं। स्थिर आवेशों का अध्ययन, स्थिर वैद्युतिकी जो होता है वो होता है स्थिर आवेशों का अध्ययन एवं उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के उनके बीच में होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन, ये कहलाती है स्थिर वैद्युतिकी। और
आवेशों द्वारा उत्पन्न बल हो गए उनके बारे में, दो आवेशों के मध्य कितना बल लग रहा है, कोई आवेश अपने चारों तरफ कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, और विद्युत विभव, इन सब चीजों के बारे में हम इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं आज। और इसके बाद कि स्थिर वैद्युतिकी जो है उनके अनुप्रयोग कहां कहां पर है, तो स्थिर वैद्युतिकी के जो अनुप्रयोग है वो बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे फोटोस्टेट मशीन है, प्रिंटर मशीन है, आपके पास सिस्मोग्राफ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मेमोरी है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर है। ये सारी जो एप्लीकेशन है ये स्थिर वैद्युतिकी के ऊपर ही बेस्ड होती हैं। तो वापस सुन लेते हैं कि क्या होता है, स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है। तो स्थिर आवेशों का अध्ययन स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है, और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन, जैसे दो आवेश होंगे उनके मध्य कितने बल लग रहे हैं, आवेश के चारों तरफ का विद्युत क्षेत्र कितना है, और जो स्थिर विद्युत विभव होगा उनके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट या विद्युत क्षेत्र, चैप्टर नंबर फर्स्ट है विद्युत क्षेत्र है। मेनली इस विद्युत क्षेत्र में कौन कौन से टॉपिक हो गए, तो सबसे पहले जो यूनिट है हमारे पास, जो चैप्टर है हमारे पास विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड, मेनली इसमें 4 टॉपिक हो जाएंगे। सबसे पहले हम आवेशों के बारे में या आवेश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम इसमें कूलाम का नियम पढ़ेंगे और इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। तीसरा जो इसमें है वो हम विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे इसमें, और विद्युत क्षेत्र के बाद में हम विद्युत द्विध्रुव के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो मेनली चैप्टर नंबर फर्स्ट जो विद्युत क्षेत्र है उसमें मेनली ये 4 टॉपिक हैं। आप सभी इसको कॉपी कर लो। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आवेश की हिस्ट्री से। देखो, अब हम विद्युत आवेश की हिस्ट्री के बारे में पता करना चाहते हैं कि विद्युत आवेश की जो हिस्ट्री है वो क्या, कैसे, क्या रही है, उस हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले 600 ईस्वी पूर्व यूनान के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। उस वैज्ञानिक ने यह बताया था कि जब अपन किसी अंबर नाम के पदार्थ को जब ऊन के साथ घर्षण करवाया जाता है या रगड़ा जाता है तो उस अंबर पदार्थ में एक गुण आ जाता है, और वो गुण होता है आकर्षण का गुण। मतलब दूसरी वस्तुएं जैसे कागज के टुकड़े, मिट्टी के कण, इस तरह की छोटी मोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो ये सबसे पहले थेल्स ने बात बताई थी। तो ये एक बहुत बड़ी खोज थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण करवाया गया तो उन दोनों वस्तुओं में दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी खोज थी, मगर उस खोज का बहुत लंबे समय तक लोगों ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो लगभग 2200 साल बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था गिलबर्ट, और वो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। तो सन 1600 ईस्वी के अंदर उन गिलबर्ट ने बताया कि ये जो थेल्स ने जो बात बताई है कि जब हम किसी अंबर पदार्थ को ऊन के साथ घर्षण करवाते हैं तो उसमें आकर्षण का गुण आ जाता है। तो यह गुण सिर्फ अंबर पदार्थ में ही नहीं आता, लगभग सारी वस्तुओं के अंदर ये गुण विद्यमान होते हैं। मतलब जब अपन किसी भी दो प्रकार की वस्तुओं को जब आपस में घर्षण करवाएंगे तो दोनों वस्तु के अंदर दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करने के गुण आ जाएंगे। किसी वस्तु में यह गुण ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। वह उनके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या या उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा, मगर ये जो गुण होते हैं आकर्षण के गुण लगभग सभी वस्तुओं के अंदर विद्यमान होते हैं। तो ये बात जो बताई थी वो गिलबर्ट ने बताई थी। जो गिलबर्ट जो थे वो इंग्लैंड की जो क्वीन थी एलिजाबेथ, उनके पर्सनल डॉक्टर भी थे। जैसे कि उन्होंने बताया, जैसे कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को जब आपस में घर्षण करवाएंगे तो कांच की छड़ में एक गुण आ जाएगा दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का। और जैसे कि आगे जैसे अंबर की छड़ या इबोनाइट की जो रोड होती है, अंबर की छड़ और बिल्ली की खाल जो कैट स्किन होती है, उनको जब आपस में रगड़ा जाएगा तो भी उन वस्तुओं के अंदर दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अब जो वैद्युतिकी शब्द जो आया है उसके पीछे भी एक छोटी सी हिस्ट्री है। जो वैद्युतिकी शब्द आया है, आपको पता है कि जो आवेश की कहानी जो स्टार्ट हुई थी वो सबसे पहले थेल्स ने बताई थी, और उन्होंने अंबर पदार्थ को लेकर बताई थी। तो अंबर पदार्थ को ग्रीक के अंदर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और उस इलेक्ट्रॉन से ही जो शब्द बना है वो इलेक्ट्रिसिटी शब्द बना है। बाकी जितने भी शब्द बने हैं जैसे कि विद्युत है, विद्युत क्षेत्र है, वो इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही बने हैं। तो उसका कारण ये है। अब हम जानना चाहते हैं कि हम विद्युत की परिभाषा आखिर क्या दें।
ये एक गुण होता है। तो विद्युत की परिभाषा हम यह दे सकते हैं कि विद्युत जो होता है वह एक अज्ञात शक्ति होती है जिसके कारण उसमें दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जो विद्युत होता है वह एक अज्ञात शक्ति है जिसके कारण उसमें दूसरे पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। और ये विद्युत जो शब्द था, ये जो नामकरण था, ये 1646 के अंदर सर थॉमस ब्राउन ने ये नाम दिया था। देखो, तो ये आवेश को लेकर एक छोटी सी हिस्ट्री रही हुई। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है विद्युत क्षेत्र और उसका पहला टॉपिक है विद्युत आवेश। तो सबसे पहले हम आवेश के बारे में जानना चाह रहे थे, तो ये आवेश की एक छोटी सी हिस्ट्री थी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है मगर हमको इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। अब ये जो आकर्षण का गुण जो आया है, तो हम इसके आधार पे कुछ कंक्लूजन क्या क्या निकाल सकते हैं वो देख लेते हैं। आप इसको कॉपी कर लो। देखो, अब जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण करवाया जाता है तो उसके अंदर आकर्षण का गुण आ जाता है। जब किसी वस्तु के अंदर आकर्षण का गुण आ जाएगा इसका मतलब वह वस्तु आवेशित हो चुकी है। तो हम कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है जिस वस्तु के पास, जैसे कि ये मेरे पास एक वस्तु है, ये मेरे पास दूसरी वस्तु है, इन दोनों वस्तुओं में मैंने आपस में घर्षण करवाया और कुछ देर बाद मानो इस ए और बी वस्तु, मानो इस ए वस्तु में दूसरी वस्तु को, जैसे छोटे कोई टुकड़े हैं कागज के, उसको आकर्षित करने का गुण आ गया। आकर्षित करने का गुण आ गया। इसका मतलब ये वस्तु क्या हो चुकी है? आवेशित हो चुकी है। तो आपको अगर ये पता करना है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, तो सिर्फ हम क्या करेंगे, अगर जिस वस्तु के पास दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण होता है वह वस्तु क्या कहलाती है? आवेशित कहलाती है। और जिन वस्तु के पास दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण नहीं होता है वह वस्तु अनावेशित या उसे हम उदासीन वस्तु कह सकते हैं। ओके, उसके बाद देखो, दुनिया की जो सारी वस्तुएं होती है या पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है ये उदासीन है। इसका क्या मतलब है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ में रहेंगे। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जिन पर बराबर एवं विपरीत आवेश होते हैं, इसके कारण कोई भी वस्तु जो होती है दुनिया के अंदर वो उदासीन होती है। तो दुनिया की सारी वस्तुएं उदासीन होती हैं, मगर किसी भी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। उसकी कुछ विधियां हैं, जैसे कि घर्षण द्वारा, चालन द्वारा या प्रेरण द्वारा हम किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। इसको हम आगे देखने वाले हैं। अब देखो, तो हम आवेशन का क्या कारण है, तो आवेशन का जो मुख्य कारण है वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। जब कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग दे या कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले तो वह वस्तु क्या हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी। तो आवेशन का कारण कौन होता है? आवेशन का कारण है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जो होता है वही आवेशन का कारण होता है। जब कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग देगी या वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगी वह वस्तु आवेशित हो जाएगी। और जहां तक प्रोटॉन की बात है, तो प्रोटॉन जो होते हैं वह नाभिक में उपस्थित होते हैं। वैसे उस प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वह इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा होता है। और नाभिक में उपस्थित जितने भी प्रोटॉन होते हैं या न्यूट्रॉन होते हैं वो प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल से आपस में बंधे हुए रहते हैं। तो कभी भी प्रोटॉन जो होगा वो नाभिक को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। तो कुल मिलाकर जो किसी भी वस्तु को आवेशित करने का जो कारण होगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। जैसे कि दो वस्तुओं को आपस में, यहां पर मैंने आपको बताया कि जैसे ये एक वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है, एक ए वस्तु है और ये बी वस्तु है, दोनों वस्तुएं उदासीन है। जब आप इसको घर्षण करवाते हो तो आपकी दी गई जो गतिज ऊर्जा होती है वह ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है और वह ऊष्मीय ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को प्राप्त होती है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर स्थानांतरित कर जाते हैं। तो ये होता है मेन जो है ये आवेशन का कारण है। उसके बाद किसी भी एटम के अंदर, एटम जो होता है, सभी वस्तुओं का जो एटम होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। और किसी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है, मगर
घर्षण द्वारा, चालन द्वारा या प्रेरण विधि द्वारा हम किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। आपको कोई वस्तु दे दी जाए और आपको यह बोला जाए कि यह वस्तु आवेशित है या नहीं, तो आपके पास सिर्फ एक तरीका है, उस वस्तु को कागज के टुकड़े या मिट्टी के कण के पास ले जाएंगे। अगर वो वस्तु उन कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, इसका मतलब वो वस्तु आवेशित है। और अगर वो वस्तु दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर रही है तो वस्तु उदासीन हो जाएगी। ये इसके कुछ कंक्लूजन्स थे। आगे हम देखते हैं कि जो आपका आवेश है उसकी परिभाषा क्या हो जाएगी और आवेश के जो मेन पॉइंट होंगे वो क्या हो जाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको कॉपी कर लो। अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है जो आपका चैप्टर का जो स्टार्टिंग है या हम जो पढ़ रहे हैं वो यूनिट जो है वो है स्थिर वैद्युतिकी। उसकी परिभाषा है स्थिर आवेशों का अध्ययन। तो हम उस आवेश के बारे में अब पढ़ना चाह रहे हैं। अभी मैंने आपको बता दिया कि जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण करवाया जाएगा तो जिस वस्तु पे दूसरी वस्तु को आकर्षित करने का गुण हो जाएगा वह वस्तु आवेशित हो जाएगी। तो अब हम देख लेते हैं आवेश के बारे में। आवेश को हम कहेंगे चार्ज। इसका जो सिंबल होता है इसको हम क्यू, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, तो आवेश पदार्थ का गुण है जिसके कारण उसमें दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसी के साथ हम लिख सकते हैं विद्युत आवेश अपनी चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और विद्युत आवेश बाह्य विद्युत क्षेत्र में बल का अनुभव करता है। यह आवेश की परिभाषा हो जाएगी। मतलब आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण हो जाता है। इसे हम आवेश कहेंगे। आवेश अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और आवेश जो होता है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र में बल का अनुभव भी करता है। अब हम आवेश के बारे में कुछ और पॉइंट। आवेश को हम किससे लिखते हैं, आवेश को हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू का इसको संकेत दे सकते हैं। आवेश जो होती है वह एक अदिश राशि है। जिस तरह से आपको पता है कि द्रव्यमान जो होती है वह एक अदिश राशि है, तो आवेश भी क्या हो जाएगी, अदिश राशि। मतलब सिर्फ आवेश का परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। आवेश की कोई दिशा नहीं होती। तीसरा पॉइंट, आवेश का मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम। उसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो CGS मात्रक है वो होता है स्टेट कूलाम या ESU। इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और एक कूलाम में 3 × 10⁹ ESU होते हैं। यह भी हमको ध्यान में
होना चाहिए। मतलब आवेश को हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आवेश एक अदिश राशि हो जाएगी, आवेश का मात्रक जो होगा वो कूलाम हो जाएगा, एसआई मात्रक, और सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम या ईएसयू हो जाएंगे। आवेश का विमीय सूत्र, तो आवेश का जो विमीय सूत्र हमको पता है I बराबर Q अपॉन T होता है, तो Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी। तो I को हम एम्पियर से लिखते हैं, टाइम को सेकंड से लिखते हैं, तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा MLT है। द्रव्यमान नहीं है, लंबाई नहीं है, टाइम समय है, और तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा M0, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा M0 L0 T1 A1, और Q इक्वल्स टू IT, तो एक कूलाम मतलब हो जाएगा 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड। आप एक कूलाम को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी आवेश के बारे में। इसके बाद आवेश के बारे में कुछ और पॉइंट भी हैं, वो हम लिख लेते हैं। देखो, अब आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है वो फ्रैंकलिन होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे होता है, और आवेश के कुछ छोटे मात्रक भी हैं जिसका यूज हम न्यूमेरिकल में मैक्सिमम करेंगे। 1 माइक्रोकूलाम, 1 नैनोकूलाम और 1 पिकोकूलाम। 1 माइक्रोकूलाम जो होता है वो 10 की घात -6 कूलाम है, 1 नैनोकूलाम है वो 10 की घात 9 कूलाम है, और 1 पिकोकूलाम है वो 10 की घात -12 कूलाम है। एक आवेश की एक इकाई और होती है जिसको अपन EMU कहते हैं, जिसको हम कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब देखते हैं कुछ रिलेशन। एक कूलाम के अंदर 3 इंटू 10 की घात 9 ESU होते हैं, और एक EMU के अंदर 3 इंटू 10 की घात 18 ESU होते हैं, या फिर एक EMU के अंदर 10 की घात 10 कूलाम होते हैं। अच्छा, और एक फेराडे जो होता है वो 96500 कूलाम, एक फेराडे के अंदर 96500 कूलाम होते हैं। और एक आवेश का प्रायोगिक मात्रक भी है जिसे हम एम्पियर घंटा कहते हैं। अब हम इसके बाद, या आप कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आवेशों के प्रकार। देखो, अब हम देखने वाले हैं आवेशों के प्रकार। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। देखो, अब इस पहले आवेश को, इसको समझने से पहले हम डायग्राम से समझ सकते हैं कि आवेश कैसे होते हैं। जैसे मेरे पास ये कोई वस्तु है, और इसमें मानो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है 10 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सपोज है 10। जब मैंने इस वस्तु A को किसी के साथ घर्षण करवाया, तो मानो इसमें से इस वस्तु ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। जब मैंने इसको घर्षण करवाया तो इस वस्तु ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। आपको पता है कि सारी वस्तुएं उदासीन होती हैं, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी। किसी वस्तु के अंदर मानो 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो जब मैंने उस वस्तु को घर्षण करवाया तो इस प्रोटॉन तो कहीं जा नहीं सकते क्योंकि वो नाभिक में उपस्थित रहते हैं, तो मानो उस वस्तु ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। तो अब त्यागने के बाद इसकी कुछ स्थिति क्या बनी, प्रोटॉन इसमें हो गए 10 और इलेक्ट्रॉन इसमें बच गए 9। आपको पता है कि प्रोटॉन पे धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है। अब इस वस्तु को अगर आप देखोगे तो इसमें धनात्मक का प्रभाव बढ़ जाएगा, तो ये वस्तु क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, तो जब कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देती है तो वो वस्तु क्या बन जाती है, धनावेशित बन जाती है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो प्रोटॉन पे धनावेश होता है तो उसका प्रभाव बढ़ जाएगा, इसलिए वह वस्तु क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। तो यह है पॉजिटिव चार्ज के बारे में या धनावेश के बारे में। अब हम देखते हैं ऋणावेश के बारे में या नेगेटिव चार्ज के बारे में। मानो एक वस्तु है जिसमें मेरे पास इलेक्ट्रॉन 10 है और प्रोटॉन भी 10 है। जब इस वस्तु को मैंने घर्षण करवाया तो उस वस्तु से इस वस्तु ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो घर्षण के बाद में इस वस्तु की स्थिति, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 11 और प्रोटॉन बचेंगे 10। प्रोटॉन पे है धनावेश और इलेक्ट्रॉन पे क्या है, ऋणावेश। तो इस वस्तु पे कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वस्तु को घर्षण द्वारा आवेशित किया जाता है। तो
धनावेश कैसे होगा, कोई वस्तु धनावेशित कैसे होगी, जब वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगी तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, तो वस्तु धनावेशित हो जाएगी। तो देखो, कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो वह वस्तु धनावेशित हो जाएगी, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले तो वह वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। उसके बाद धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान में कमी आती है। क्यों? क्योंकि देखो, कोई भी वस्तु अगर धनावेशित की जाती है तो उसके द्रव्यमान में कमी आ जाएगी, क्योंकि कोई किसी भी वस्तु को धनावेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने का डायरेक्टली क्या मतलब है कि उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं मतलब उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.01 10⁻31 किलोग्राम। यह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, फिर भी जब कोई वस्तु धनावेशित होगी तो वह वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने का मतलब उसमें से द्रव्यमान क्या होगा, कम हो जाएगा। तो धनावेशित वस्तु के द्रव्यमान में कमी आती है, और जो वस्तु ऋणावेशित होगी वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने का मतलब उसके अंदर द्रव्यमान की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ऋणावेशित वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि होती है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल आपको याद कर लेने चाहिए कि जब किसी भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है या घर्षण करवाया जाता है तो किस किस वस्तु पे धनावेश जाता है और किस किस वस्तु पर ऋणावेश जाता है। तो आपको धनावेश के कुछ नाम याद कर लेने चाहिए, तो उसके बचे हुए नाम जो होंगे वो वैसे ही ऋणावेश हो जाएंगे। जैसे कि ऊन का कपड़ा है, कांच की छड़ है, नाइलॉन है, सूखे बाल है, बिल्ली की खाल है, इन सभी पदार्थों पर धनावेशित या ये सभी पदार्थ जो हैं वो धनावेशित होते हैं। मतलब ये सभी पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं जब दूसरी वस्तु को इनके साथ घर्षण करवाया जाता है। और जैसे आबूनस की छड़ है, प्लास्टिक की छड़ है, अंबर है, रबर है, इन सब पे ऋणावेश जाता है। तो कोई वस्तु धनावेशित कैसे होती है, जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई वस्तु ऋणावेशित कैसे होती है, जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी तो उसका द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अच्छा, वो द्रव्यमान में वृद्धि कैसे होगी तो कैसे निकाल सकते हो आप, देखो द्रव्यमान में किसी वस्तु ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे या ग्रहण किए, तो यहां पे आ जाएगा n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो डेल m है यहां पर, ये आपको द्रव्यमान में वृद्धि बताएगा, क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जितने भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये n हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की, ये n हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जितने इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से कोई वस्तु जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी उसको इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से गुणा कर दो तो उस वस्तु के अंदर उतने द्रव्यमान में कमी आ जाएगी, और जो वस्तु उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी उसमें उतनी द्रव्यमान की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। वैसे ये द्रव्यमान में वृद्धि या कमी जो होती है बहुत अल्प होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 10⁻³ किलोग्राम है। मतलब इसका द्रव्यमान क्या होता है, काफी कम होता है। तो ये जो मैंने बताया है आपको, आवेश दो प्रकार के होंगे, धनावेश और ऋणावेश। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है वो धनावेशित हो जाती है और उसके द्रव्यमान में कमी आती है। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है और उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। और अब देखो, हम प्रैक्टिकली या प्रायोगिक के फॉर्म में देखना चाहते हैं कि एक धनावेशित वस्तु और एक जो ऋणावेशित वस्तु होती है उनमें किस प्रकार के बल कार्य करते हैं। तो देखो, मैंने यहां पर एक एक्सपेरिमेंट का सेट बताया है। एक यहां पर मैंने एक कांच की छड़ को लिया है, कांच की छड़ को मैंने कपड़े के साथ रगड़ा है तो उस पर धनावेश आ गया, और मैंने एक और कांच की छड़ ली, एक कांच की छड़ को मैंने लटका दिया। जब मैं दूसरी कांच की छड़ को उसके पास ले गया तो उन दोनों में प्रतिकर्षण हुआ, उन दोनों में क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला है, क्या निष्कर्ष निकला है कि समान आवेश क्या करते हैं, समान आवेश प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। ओके, दूसरा मैंने ये जो डायग्राम बता रखा है उसमें मैंने एक कांच की छड़ को आवेशित कर दिया है और एक मैंने आबूनस की छड़ को आवेशित कर दिया है। कांच की छड़ पर हमेशा धनावेश जाता है और आबूनस की छड़ पर हमेशा ऋणावेश जाता है। तो जब मैंने इन दोनों कांच की छड़ को लटका दी मैंने, और जब मैं आबूनस की छड़ को इसके पास में ले जा रहा हूं तो दोनों में आकर्षण हो रहा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि विपरीत आवेश जो होते हैं, विपरीत आवेश, उनमें क्या होता है, उनमें आकर्षण होता है। और इसी तरह से नीचे मैंने
दो अगुणज की छड़ें ले ली हैं और दोनों अगुणज की छड़ें आपस में क्या कर रही हैं, प्रतिकर्षित कर रही हैं। तो आपके जो दो मूलभूत सिद्धांत हैं, आवेशों के दो मूलभूत, ये आवेशों का एक मूलभूत सिद्धांत कहलाएगा, जिसमें हम ये लिख सकते हैं कि समान आवेश जो होते हैं वो प्रतिकर्षित होते हैं और असमान आवेश क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ये आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो बच्चों, जो हमने प्रायोगिक प्रदर्शन जो किया है, उस प्रायोगिक प्रदर्शन से हमें जो रिजल्ट मिला है वो क्या रिजल्ट मिला है कि समान आवेश जो होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश आकर्षित करते हैं। उस प्रायोगिक प्रदर्शन में हमने दो प्रकार की छड़ों का उपयोग किया था। एक हमने ग्लास की छड़ का उपयोग किया था और एक हमने अगुणज की छड़ का उपयोग किया था। जब मैं किसी ग्लास की छड़ को मैं रेशम के कपड़े के साथ घर्षण करवाता हूं तो ग्लास की छड़ जो होती है वो धनावेशित हो जाती है। मतलब ग्लास की छड़ जो होती है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनावेशित हो जाती है। उसी प्रकार अगर मैं किसी अगुणज की छड़ को अगर मैं ऊन के कपड़े के साथ या फर के साथ में अगर घर्षण करवाता हूं तो वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणावेशित हो जाती है। तो जब हमने दो आवेशित ग्लास की छड़ों को जब पास में लाया तो हमने देखा कि दोनों के बीच में वो दोनों एक दूसरे से दूर चली जाती है, मतलब दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इसी प्रकार से जब आप दो अगुणज की छड़ों को पास में लाए थे तब वो दोनों छड़ें दूर चली गई थी, मतलब कि समान आवेश जो होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं। इसी प्रकार अगर आप एक अगुणज की छड़ और एक ग्लास की छड़ को जब दोनों आवेशित छड़ों को जब पास में लाते हो तो वो दोनों एक दूसरे के समीप या पास में आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो असमान आवेश होते हैं वह आकर्षित करते हैं। और इन दोनों जो स्टेटमेंट है इन्हीं को स्थितिकी का मूलभूत सिद्धांत भी कहते हैं। अब आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। जैसे कि जो ग्लास की जो छड़ थी और जो अगुणज की छड़ थी वो दोनों आवेशित हुई थी, वह किसके कारण हुई थी, तो वह घर्षण के कारण आवेशित हुई थी। तो कांच की छड़ एवं अगुणज की छड़ घर्षण के कारण आवेशित होती हैं। अब जो ये पॉइंट नंबर 4 है ये क्या कहता है कि दो समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेशित वस्तुओं को संपर्क में लाने से वह अनावेशित हो जाती है। मतलब दो समान और विपरीत प्रकृति की आवेशित वस्तु को जब हम संपर्क में लाएंगे तो वो दोनों वस्तुएं उदासीन या फिर अनावेशित हो जाती हैं। जैसे कि मेरे पास ये कोई ए वस्तु है और मेरे पास ये कोई बी वस्तु है। दोनों वस्तुओं का आकार समान है और दोनों की प्रकृति भी समान है। इन दोनों वस्तुओं में मैंने अगर घर्षण करवाया तो मानो ए वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन बी वस्तु के अंदर स्थानांतरित हो गए। मानो 3 इलेक्ट्रॉन हुए तो यहाँ पर 3 धनावेश उत्पन्न हो जाएंगे और यहाँ पर 3 ऋणावेश उत्पन्न हो जाएंगे। मतलब ए जो वस्तु है वो धनावेशित हो जाएगी और दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। जितना धनावेश ए के पास आया है उतना ही ऋणावेश बी के पास जाएगा। मतलब जब दो वस्तुओं को आप आपस में घर्षण करवाते हो तो जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग पहली वस्तु करेगी उतने ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण दूसरी वस्तु करेगी। तो दोनों पर बराबर और विपरीत आवेश चले जाएंगे। जब इन दोनों वस्तुओं को वापस संपर्क में लाया जाता है तो यह इलेक्ट्रॉन आके धनावेशों को उदासीन कर देते हैं और ए और बी दोनों वस्तुएं उदासीन हो जाती हैं। तो ये आपका पॉइंट नंबर 4 था, जिसमें है कि दो समान एवं विपरीत प्रकृति की आवेशित वस्तुओं को संपर्क में लाने पर वह अनावेशित हो जाती हैं। अब पॉइंट नंबर 5 है कि वह गुण जो आवेशों में भेद करता है उसे हम ध्रुवता कहते हैं। तो कौन सा धनावेश है या कौन सा ऋणावेश है, इसमें जो भेद करता है यह जो गुण होता है उसे अपन ध्रुवता कहते हैं। अब हम पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं कि आपको पता होगा कि चालक होता है जिसमें आवेशों का प्रवाह होता है और कुचालक वह होता है जिसके अंदर आवेशों का प्रवाह नहीं होता है। तो जब मैं किसी कुचालक वस्तु को घर्षण करवाऊंगा तो उसका उतना ही हिस्सा आवेशित होगा जितने हिस्से पर घर्षण करवाया गया है। माना मेरे पास ये कोई वस्तु है और मैं इतने से, ये मेरे पास कोई कुचालक वस्तु है और इतने से हिस्से में अगर मैंने घर्षण करवाया तो ये कुचालक वस्तु का इतना हिस्सा ही आवेशित होगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। पॉइंट नंबर 8 है विद्युतीकरण का सही परीक्षण प्रतिकर्षण है, क्योंकि अनावेशित एवं आवेशित वस्तु के मध्य भी आकर्षण का बल कार्य करता है।
क्या मतलब है इसका? तो देखो इसको हम समझते हैं। अगर मैं आपको कोई दो वस्तुएं दे दूं और मैं आपसे ये बताऊं, मैं आपसे ये पूछूं कि क्या यह वस्तु आवेशित है या नहीं, आप पता कीजिए। जैसे आपके पास ए और बी है, मैंने ए वस्तु को धनावेश दे दिया और बी वस्तु को मैंने आपसे पूछा कि क्या ये बी वाली वस्तु आवेशित है या नहीं। तो देखो, जब आप इस ए और बी को पास में रखोगे तो इनके मध्य आकर्षण बल कार्य करेगा, और मानो अगर यह वस्तु प्लस थी और यह वस्तु माइनस थी, तभी भी इसके मध्य का कार्य करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। मतलब जिन वस्तुओं के अपने द्रव्यमान होते हैं उनके मध्य हमेशा आकर्षण बल कार्य करता है। तो देखो, यह वस्तु, इस वस्तु पे कोई आवेश नहीं है, इस पे धनावेश है, तो भी इस पे आकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो आप नहीं बता पा रहे हो कि यह वस्तु आवेशित है या नहीं है। मानो एक वस्तु धनावेशित है और दूसरी वस्तु ऋणावेशित है, तो उनके बीच में भी क्या लगता है? आकर्षण बल। और एक वस्तु आवेशित है और दूसरी अनावेशित है, उन दोनों के मध्य भी क्या लगता है? आकर्षण बल। तो आकर्षण बल जो होता है वह तो विद्युतीकरण का परीक्षण नहीं हो सकता। मगर आप अगर कोई दो वस्तु आपको दे दी जाए, अगर उनके मध्य में प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, तो आप कह सकते हो कि ये ए वाली वस्तु भी आवेशित है और ये बी वाली वस्तु भी आवेशित है, अगर इन दोनों के मध्य में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। या तो ये दोनों वस्तुएं धनावेशित होगी या फिर ये दोनों वस्तुएं क्या हो जाएगी? ऋणावेशित होगी, तभी इन दोनों के मध्य में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो विद्युतीकरण का जो सही परीक्षण है वो प्रतिकर्षण बल से किया जा सकता है। ये आपका पॉइंट नंबर 8 है। अब पॉइंट नंबर 9 देखो कि किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है, मतलब आवेश का समसूचक और उस पर कितना आवेश है। तो आवेश का समसूचक एवं आवेश का मान पता करने के लिए हमारे पास बहुत सारी डिवाइस है, जैसे इलेक्ट्रोमीटर है, वोल्टामीटर है, विद्युतदर्शी है और प्रक्षेप धारामापी है, जिसके द्वारा किसी वस्तु पर आवेश का मान और आवेश का होना या नहीं होने का पता लगाया जा सकता है। ये पॉइंट नंबर 9 हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं पॉइंट नंबर 10 के ऊपर। जैसे कि किसी धातु, कोई धातु की वस्तु है, उसके ऊपर अगर एक्स किरणें आपतित होती हैं और वहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, तो वह धातु की जो प्लेट होगी वो धनावेशित हो जाएगी और उस धातु की प्लेट का द्रव्यमान कम हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट हमने जो देखे हैं, जो हमने अभी प्रायोगिक प्रदर्शन किया था लास्ट टॉपिक में, उसमें हमने ये पता किया था कि समान आवेश जो होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश होते हैं वो आकर्षित करते हैं। तो इनके कुछ ये आवेश उस प्रायोगिक प्रदर्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट थे जिसको हमने अभी एक्सप्लेन किया है। और इन दोनों को समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश आकर्षित करते हैं। ये जो होता है यह स्थितिकी का मूलभूत सिद्धांत होता है। और एक पॉइंट यहां पर और रह गया है, वो है आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबंधित होता है। मतलब कोई भी वस्तु है, अगर वो धनावेशित होती है तो उसका द्रव्यमान कम होगा, कोई भी वस्तु अगर ऋणावेशित होती है तो उसका द्रव्यमान हमेशा बढ़ेगा। इसका मतलब जो आवेश जो होता है वो हमेशा द्रव्यमान से संबंधित होता है, मगर द्रव्यमान हमेशा आवेश से संबंधित हो ये कोई नेसेसरी बात नहीं हो सकती। क्योंकि जैसे कि मेरे पास कोई न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन का अपना द्रव्यमान तो होता है, पर न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। अब इसको आप कॉपी कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं कि आवेशन की विधियां, मतलब कितने प्रकार से किसी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है, जिसमें हम 3 विधियां पढ़ेंगे: घर्षण विधि, चालन विधि और प्रेरण विधि। देखो एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जिसमें है किसी परिपथ में 4 माइक्रोकूलम आवेश 2 सेकंड तक प्रवाह होता है तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो एक नॉर्मल सा फॉर्मूला हमारे अभी तक आया है हमारे पास, जो है I = Q/T। ये धारा का एक बेसिक फॉर्मूला है, I = Q/T। आपको Q दे रखा है 4 माइक्रोकूलम और आपको टाइम दे रखा है 2 सेकंड। 4 माइक्रोकूलम को हम कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको धारा का मान निकालना है
तो Q की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 10⁻⁻6/2। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम पर सेकंड। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल की विधियां। तो आवेशन की तीन विधियां होती हैं। एक है घर्षण द्वारा आवेशन, एक है चालन द्वारा आवेशन और एक है प्रेरण द्वारा आवेशन। हम किसी भी वस्तु को तीन तरह से आवेशित कर सकते हैं। इसकी तीन विधियां हैं। तो सबसे जो पहली विधि है वो है घर्षण द्वारा आवेशन। तो जब किन्हीं दो अनावेशित वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुओं पर बराबर किंतु विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं और इस विधि को हम कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। और दोनों वस्तुएं जो होती हैं वो दोनों वस्तुएं अनावेशित होनी चाहिए और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी वो वस्तु धनावेशित हो जाएगी और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी वो वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है वो उसका द्रव्यमान कम हो जाता है और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। एक उदाहरण है, जैसे कि एक हमारे पास ग्लास की छड़ है और एक हमारे पास रेशम का कपड़ा है। तो दोनों सबसे पहले उदासीन होंगे और दोनों के मध्य अगर घर्षण करवाया जाता है तो ग्लास की छड़ जो होगी वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और रेशम का जो कपड़ा होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्लास की रोड का छड़ करेगी उतने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण रेशम का कपड़ा करेगा और दोनों पर बराबर और विपरीत आवेश आ जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम इन दोनों वस्तु को जब लिया था तो उदासीन थी और अब घर्षण करवाने के बाद दोनों वस्तुएं आवेशित हो चुकी हैं। तो ये पहली विधि है घर्षण द्वारा आवेशन। और अब है हमारे पास दूसरी विधि जिसे हम कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। इसको उतार लो। देखो बच्चों, हम अभी देख रहे हैं आवेशन की विधियां और आवेशन की जो दूसरी विधि है वो चालन द्वारा आवेशन है। चालन द्वारा आवेशन में क्या होगा कि आपके पास एक आवेशित गोला होगा और एक अनावेशित गोला होगा और दोनों गोलों को आपस में संपर्क में लाके हम उस अनावेशित गोले को आवेशित कर देंगे और इस विधि को हम क्या बोलेंगे? चालन विधि द्वारा आवेशन या संपर्क विधि। तो जब आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो आवेशों का आदान प्रदान होता है और उससे अनावेशित वस्तु या अनावेशित गोला जो होगा वो आवेशित हो जाएगा और इस विधि को हम कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। दूसरी बात इसमें यह है कि जिसमें आवेशित गोला और अनावेशित, तो दोनों गोलों को आपको कुचालक स्टैंड पर रखना होगा। अगर हम कुचालक स्टैंड पर नहीं रखेंगे तो जो आप आवेशित गोला लोगे वो अर्थ के कांटेक्ट में आ जाएगा और अर्थ के इलेक्ट्रॉन आके उस गोले को उदासीन बना देंगे, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ के पास जो होता है वो अनंत आवेश होता है। तो दोनों गोलों को आपको कुचालक स्टैंड पर रखना है और एक और दोनों वस्तुएं समान प्रकृति की होनी चाहिए। जो हम आवेशित गोला और उदासीन गोला लेंगे वो दोनों समान प्रकृति और समान आकार के होने चाहिए। देखो, स्टेप फर्स्ट, हम यहां पर दो गोले लेंगे, गोला ए और गोला बी। इसमें एक आवेशित गोला है, एक अनावेशित गोला है और इस अनावेशित गोले को मुझे आवेशित करना है तो और किस विधि से? संपर्क विधि से। इन दोनों गोलों को मैंने संपर्क में लाके रखा तो आपको पता है जो आवेशित गोला था उसमें सारे धनावेश भरे हुए थे और आपको पता है कि सारे धनावेशों में प्रतिकर्षण होगा और आवेश जो होगा वो ए गोले से बी गोले में प्रवाह होते रहेंगे। कब तक? जब तक कि इन दोनों में आवेश बराबर नहीं हो जाते। और ये भी मस्ट है कि दोनों का आकार और प्रकृति समान होनी चाहिए। तो इन दोनों में इस तरह से आवेश का वितरण हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों गोलों को हम अलग अलग कर लेंगे। इस प्रकार से आपको जो बी गोला मिलेगा वो आवेशित गोला मिल जाएगा। जब हमने स्टार्ट में इस बी वाले गोले को लिया था ये गोला उदासीन था और अब ये बी गोला है वो धनावेशित या पॉजिटिव चार्ज हो चुका है। और इसके बाद आवेशन की जो तीसरी और आखिरी विधि है वो प्रेरण द्वारा आवेशन है। तो इसमें हमको दो वस्तुओं को संपर्क में लाए बिना अनावेशित वस्तु को आवेशित करना है और इस विधि को हम बोलेंगे प्रेरण विधि। तो किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क किए बिना आवेशित करना यह विधि प्रेरण विधि कहलाती है। मतलब इसमें आपको दोनों वस्तुओं को अनावेशित और आवेशित वस्तुओं को संपर्क में नहीं लाना है। तो देखो, यहां पर मैंने एक आवेशित छड़ ली है जिसका नाम मैंने ए दिया है और यहां मैंने एक कुचालक गोला एक गोला लिया है जिसको कुचालक स्टैंड पर रख रखा है
और ये जो गोला है ये अभी अनावेशित गोला है। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि इस आवेशित छड़ को इस गोले के बहुत पास में ले आएंगे। पास में लाएंगे तो इस गोले में होगा प्रेरण। प्रेरण होने से क्या होगा कि इस प्लस से सारे के सारे माइनस जो होंगे इस गोले के ए वाले एंड पर आ जाएंगे और प्रतिकर्षण के कारण सारे के सारे प्लस जो होंगे वो बी वाले एंड पर चले जाएंगे। अभी भी ये गोला उदासीन ही है क्योंकि इस पे जो कुल आवेश अभी भी 0 है, सिर्फ इसका प्रेरण हुआ है क्योंकि प्लस और माइनस अट्रैक्ट करते हैं और प्लस रिपेल करते हैं। तो इस गोले की स्थिति कुछ इस तरह से हो जाएगी। इसके बाद गोले का जो ये वाला जो हिस्सा है प्लस वाला हिस्सा, इसको हम अर्थिंग कर देंगे या पृथ्वी से जोड़ देंगे। उससे क्या होगा कि पृथ्वी से आवेश आके यहां पर इसको उदासीन कर देंगे और ये जो गोला होगा इस पे सिर्फ ऋणावेश बचेंगे। अब अभी ये गोला जो है वो ऋणावेशित हो चुका है, मगर इसका जो आवेश है वो इस वाले हिस्से पर ही रहेंगे क्योंकि ये प्लस इसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। लास्ट स्टेप में क्या है कि जब आप इस आवेशित छड़ को और इस गोले को बहुत दूर दूर ले जाओगे तो ये सारे के सारे ऋणावेश होंगे, ये पूरे के पूरे गोले में बराबर फैल जाएंगे क्योंकि ये चालक गोला है और चालक गोले में आवेश प्रवाह होते हैं और सारे के सारे माइनस आपस में प्रतिकर्षित करेंगे और पूरे के पूरे गोले में समान रूप से वितरित हो जाएंगे। तो हमने इस प्रकार, जब आपने बी वाला गोला लिया था, ये गोला सबसे पहले उदासीन था और यहां हमको ये गोला जो मिल रहा है वो ऋणावेशित मिल रहा है। इस प्रकार हमने प्रेरण विधि द्वारा बी वाले गोले को आवेशित कर दिया है। तो हमने अभी पढ़ी जो है वो चालन की तीनों विधियां पढ़ी है। मैं शॉर्ट में उस तीनों विधियों के बारे में वापस आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा है घर्षण द्वारा आवेशन, जिसमें दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है और आवेशों का आदान प्रदान होता है और दोनों वस्तुओं पर समान और विपरीत आवेश आ जाते हैं। इसको हम बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। और दूसरी जो विधि है वो है चालन द्वारा आवेशन। उसमें एक चालक गोला लेना है, एक कुचालक गोला लेना है और दोनों को संपर्क में लाना है। दोनों में आवेश, जिसमें ज्यादा आवेश है वहां से अनावेशित गोले में आवेश प्रवाह हो जाएंगे और जो अनावेशित गोला है वो आवेशित हो जाएगा। इसको हम कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। और जो तीसरी जो विधि है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन, जिसमें हम एक आवेशित छड़ लेंगे और एक हम कुचालक गोला लेंगे और उस आवेशित छड़ को कुचालक गोले के बहुत समीप लाके रखेंगे, जिससे प्रेरण होगा और प्लस और माइनस गोले के प्लस और माइनस प्रेरण के कारण अलग अलग हो जाएंगे और गोले के प्लस वाला जो हिस्सा है उसको हम पृथ्वी से संपर्क में ले आएंगे, जिसे पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन आके उसके धनावेशों को उदासीन बना देंगे। इस प्रकार वो जो गोला प्राप्त होगा वो ऋणावेशित गोला प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमने जो पढ़ी है वो आवेशन की तीनों विधियां पढ़ी है। अगला जो टॉपिक है उसमें हम इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में, इलेक्ट्रोस्कोप हम कहते हैं विद्युत दर्शी, तो विद्युत दर्शी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको आप कॉपी कर लीजिए। देखो बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत दर्शी या इलेक्ट्रोस्कोप। यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति और आवेश की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले एक कांच का एक जार होता है इस शेप का और सबसे ऊपर वाले हिस्से में एक रबर कॉर्क लगा रहेगा और इसके अंदर निर्वात प्रोड्यूस किया जाएगा, मतलब इसके अंदर कोई भी एयर नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद इस रबर कॉर्क से होते हुए एक धातु की छड़ होगी और धातु की छड़ के अंतिम सिरों पर 2 स्वर्ण पत्तियां लगाई जाएगी और उस धातु की छड़ के सबसे ऊपर वाली हिस्से पर एक धातु की चकती लगा दी जाएगी। सबसे पहले ये तो होगी एक चालक छड़ जिसमें आवेशों का प्रवाह इसकी सहायता से होगा। इसी वजह से धातु की छड़ का उपयोग किया गया है। स्वर्ण पत्तियों का उपयोग इसलिए किया गया है कि स्वर्ण पत्तियां जो होती है उनको बहुत पतला बनाया जा सकता है और अगर बहुत कम आवेश भी इन स्वर्ण पत्तियों पे आएंगे तो ये इसका प्रभाव प्रदर्शित करेंगे। इसी वजह से यहाँ पर स्वर्ण पत्तियों का उपयोग किया गया है। यहाँ पे सबसे नीचे वाले हिस्से पर टीन की पत्तियों का उपयोग किया गया है और टीन की पत्तियों का उपयोग यह है कि जब ये स्वर्ण पत्तियां किसी भी तरीके से आवेशित हो जाएगी तो जब इसको वापस उदासीन बनाना होगा तो हम इन टीन की पत्तियों की सहायता से इसको वापस उदासीन बना सकते हैं या इसकी अर्थिंग कर सकते हैं। और अब देखिए हम क्या करेंगे, हमको सबसे पहले किसी भी वस्तु पर आवेश उपस्थित है या नहीं ये पता करना है। तो मैं कोई भी एक छड़ लाता हूं और इस धातु की चकती पर रखता हूं। धातु की चकती पर संपर्क करवाने के बाद में अगर
जैसे ही मैं इस आवेशित छड़ को इस चकती से संपर्क करवाता हूं, अगर ये पत्तियां फैल जाती है, इसका मतलब ये जो छड़ है ये आवेशित है। और अगर इस छड़ को यहाँ पर स्पर्श करवाने के बाद में अगर ये पत्तियां नहीं फैलती है, इसका मतलब इस छड़ पर कोई भी आवेश नहीं था। तो इस प्रकार तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु के ऊपर आवेश की उपस्थिति है या नहीं है। देखो, जैसे ही मैं इस आवेशित छड़ को इस धातु की चकती को से संपर्क करवाऊंगा तो आवेशों का प्रवाह हो जाएगा इस ऊपर से, ये क्योंकि ये चालक छड़ है तो आवेशों का प्रवाह होगा और दोनों पत्तियों पर समान आवेश आएगा और ये दोनों पत्तियां फैल जाएगी। इससे ये पता चलता है कि इस छड़ पर आवेश उपस्थित है। अगर ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि ये इस वस्तु के ऊपर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं था। अब देखते हैं हम इसकी वर्किंग। देखो, स्वर्ण पत्र अत्यंत हल्के होते हैं, चालक के कारण ये बहुत कम विद्युत बल का भी शीघ्रता से प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो स्वर्ण पत्ती का उपयोग मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बहुत कम विद्युत बल पर भी ये अपना प्रभाव प्रदर्शित कर रहे हैं। मतलब अगर यहां से बहुत कम आवेश भी इन स्वर्ण पत्तियों पे आएगा तो भी ये पत्तियां फैल जाएगी। जब कोई आवेशित छड़ धातु की चकती डी के स्पर्श कराई जाती है तो छड़ का आवेश आर के माध्यम से स्वर्ण पत्रों तक पहुंच जाता है एवं स्वर्ण पत्र एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं तथा फैल जाते हैं। स्वर्ण पत्रों का फैलना चकती डी से स्पर्श कराई गई छड़ के आवेशित होने का प्रमाण है। मतलब जो भी छड़ आप यहाँ टच करवाते हो और ये पत्तियां फैल जाती है, इसका मतलब इन पत्तियों का फैलना ये बता रहा है कि ये जो छड़ जो थी वो आवेशित है। एक तो आवेश की उपस्थिति हम इस तरह से पता कर सकते हैं। अब देखो, अगर हमको पता करना हमारे पास कोई दूसरी छड़ है और हमको पता करना है कि इस पर किस प्रकार का आवेश है, तो सबसे पहले आप एक धनावेश रोड लाओ, इस पर टच कर दो और ये पत्तियां इस तरह से फैल जाएगी। ये पत्तियां इस तरह से फैली हुई है। अब मैं एक और रोड लाता हूं। अब इस रोड पर कौन सा आवेश है मुझे नहीं पता, इस रोड पर कौन सा आवेश है मुझे नहीं पता और मैं लाके इस रोड को यहां पे संपर्क करवाता हूं। अगर ये पत्तियां और ज्यादा फैल जाती है इसके स्पर्श करवाने पर, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, धनावेश हो जाएगी, क्योंकि आवेश की मात्रा बढ़ेगी तो पत्तियां ज्यादा फैल जाएगी। ओके, अगर तो ये हम पता कर पा रहे हैं कि ये जो छड़ जो है वो धनावेशित है। सपोज अगर मैंने इस छड़ को यहां पर स्पर्श करवाया और ये पत्तियां सिकुड़ गई, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, ऋणावेश होगा, क्योंकि ये कुछ आवेशों को ये क्या कर देगा, कुछ आवेशों के साथ ये मिलकर उदासीन बना देगा, जिसपे इन पत्तियों पर आवेश कम हो जाएगा और ये पत्तियां सिकुड़ जाएगी। इस प्रकार हम आवेश की प्रकृति भी किसी भी छड़ पर पता कर सकते हैं। तो हमने जो अभी पढ़ा है ये विद्युतदर्शी या इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ा है और इसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति एवं प्रकृति का पता कर सकते हैं। ये था आज का लेक्चर और जो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वहां उसमें हम आवेश के गुणधर्म से वो लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इसको आप कॉपी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।